सभी बच्चों को नमस्कार है। तो लास्ट लेक्चर में जो कि हम लोगों ने कल ही अपलोड किया था, वहाँ पे हमने अभी हम फिलहाल वन शॉट्स पे काम कर रहे हैं और डीएनएफ का हम लोगों ने वन शॉट अभी लास्ट किया था, उससे पहले केमिकल काइनेटिक। और वन शॉट में भी अभी हम ऐसे काम कर रहे हैं कि सिर्फ अभी हम टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 99 धमाकेदार क्वेश्चन भी आने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो वहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और आज हम लोग मिले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन शॉट के लिए बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो कि अगेन एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन उसका 30-40% जो पार्ट है वो सीबीएसई ने हटा दिया, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया, जिसमें फराडेज लॉ थे या फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स में हमारे पास आए थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, वो हटा दिए। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 30% हिस्सा इस चैप्टर का चला गया, 40 भी हो सकता है, 30 मान के चला गया। लेकिन जो बचा हुआ 70 है वो भी काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी इजी है। पूरे चांसेस होते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे न्यूमेरिकल हमें मिले, और छोटे मोटे क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, और इसको आज हम वन शॉट में निपटाएंगे। आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑल्दो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन इसके अलग से हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टडी होता है जहां पे हम लोग केमिकल एनर्जी को या तो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या तो हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को या तो केमिकल में कन्वर्ट करेंगे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों की पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक से केमिकल जा रहे हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिक जा रहे हैं, इस पढ़ाई को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जाना, जैसे कि हम सबके घरों में ड्राई सेल्स पड़े हुए हैं, या जिनको यार हम अपने रिमोट में भी बहुत रफ भाषा में बात कर रहा हूँ, जो हमारी गाड़ियों की बैटरी होती हैं, जो हमारे रिमोट के सेल्स होते हैं, इन सब के अंदर हमारा केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होकर हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में वापस से कैसे कन्वर्ट होती है, जब हम चार्ज कर रहे होते हैं, चार्जिंग अ बैटरी, एक बैटरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे और वो उसे केमिकल एनर्जी में स्टोर करेगा। मतलब इस पढ़ाई को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। डन है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें मैंने आपको बताया कि दो ब्रांचेस हैं, एक है केमिकल से इलेक्ट्रिक और एक है इलेक्ट्रिक से केमिकल। इलेक्ट्रिक से केमिकल एनर्जी में जाना, इसे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, या जहां पे ये होता था इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते थे, लेकिन वो वाला हिस्सा हमारा हट गया है। तो हमारा जो अब हिस्सा बचता है वो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जाना। अब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जाते हैं, पहले बात तो जहां जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप कह सकते हो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स chemical energy to electric energy, which converts chemical energy to electric energy। बच्चों अगर हमारे पास कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं और हम उन केमिकल्स की मदद से बिजली बना पाए, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक हिस्सा। और अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि दो हिस्से होते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिक भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक से केमिकल भी जा सकते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, जो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम केमिकल्स इकट्ठे करते हैं और उन केमिकल्स की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो तो हम बात करेंगे, लेकिन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम बना रहे हैं तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाएगा। एक सेकंड, जगह है ना हमारे पास यहाँ? हाँ भाई हाँ, चलिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम केमिकल एनर्जी से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एक और नाम भी हैं, इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी बच्चों रखा गया है। इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी रखा गया है। कई किताबें इसे क्या नाम भी देती हैं बच्चों? गैल्वेनिक सेल भी नाम देती है, तो इसका नाम गैल्वेनिक सेल भी रखा गया है। अच्छा, यहां पे हम लोग बात करेंगे डैनियल सेल के एग्जाम्पल को लेके। डैनियल सेल आप कह सकते हो एक स्पेशल प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आप कह सकते हो बहुत सिंपलेस्ट तरीका समझाया कि कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया बच्चों? 2 कंटेनर लिए। आप सबने वैसे तो ये 11th में रेडॉक्स में ही पढ़ा हुआ है। एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया और एक कंटेनर उन्होंने यहां पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक कंटेनर उन्होंने यहां ले लिया, एक कंटेनर यहां ले लिया। एक कंटेनर में उन्होंने भर दिया जिंक सल्फेट, ऑल्दो जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है। एक कंटेनर में उन्होंने भर दिया जिंक सल्फेट और एक कंटेनर में उन्होंने भर दिया कॉपर सल्फेट। आप सब जानते हैं कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डैनियल सेल, ठीक है जी। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इन्होंने क्या किया भाई? अब जिंक सल्फेट के अंदर इन्होंने एक जिंक की रॉड डुबा दी। जिंक सल्फेट के अंदर उन्होंने एक जिंक की रॉड डुबा दी और कॉपर सल्फेट के अंदर उन्होंने कॉपर की रॉड डुबा दी, बहुत पतली सी। ये पतली क्यों थी, ये मोटी क्यों थी, आप समझ जाओगे, शायद पता भी हो। और इन दोनों को जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर से। ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे बिजली बनानी है, हम लोगों को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी है, तो हम बैटरी या सेल नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बट अभी फिलहाल सर्किट जो है वो क्लोज नहीं है, तो इस सर्किट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है एक सॉल्ट ब्रिज। दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है अभी बात करेंगे हम, बट दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो ये है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं हम लोग। ये हमारे पास जिंक की रॉड है, प्योर जिंक की रॉड है, और ये हमारे पास कॉपर की रॉड है। अब बच्चों जैसे ही हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे, मान लो यहां पे हमने एक स्विच लगा रखा है, अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कर देंगे बच्चों क्या होगा? पहली बात तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जिंक इज मोर रिएक्टिव, और जिंक अगर रिएक्टिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों उसकी होती है ऑक्सीडेशन। जिंक इज मोर रिएक्टिव। एक्चुअली होने क्या वाला है यहाँ पे हमारे पास हम एनोड और कैथोड के लिए काम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एनोड कौन होता है? कई बच्चों को लगता है कि एनोड वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ऐसा नहीं है। एनोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा हो जाता है। तो ऐसे कभी भी याद मत करें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड पॉजिटिव है या एनोड नेगेटिव। हमेशा ऐसे याद करें कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वहां पे एनोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए इसको ऐसे याद करें ही ना कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको ऐसे याद करें कि एनोड कौन होता है? जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है बच्चों। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं लिख नहीं रहा कि ये एनोड है या कैथोड है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और बना देगा जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये कहाँ हो रही होगी? एनोड पे, क्योंकि बच्चों ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होती है। डन। अच्छा, अब बताओ, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा होगा?
कॉपर तो ले नहीं सकता, लेकिन कौन ले सकता है, कॉपर +2। इस कंटेनर में यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन घूम रहे होंगे, कॉपर +2 घूम रहे होंगे ना, कॉपर +2 घूम रहे होंगे, SO4 -2 घूम रहे होंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ के, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दौड़ के आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के आ जाएंगे इस कॉपर की रॉड पे, और यहाँ से कॉपर +2 खिंचा हुआ चला जाएगा। और अगर कॉपर +2 खिंचा हुआ चला गया बच्चों, तो क्या होगा, कॉपर +2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये क्या बना देगा, कॉपर। अब आप मुझे बताओ ये रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है, जल्दी जल्दी बता दो। दिस इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो आंसर है दिस इज रिडक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और अगर रिडक्शन है तो रिडक्शन कहाँ पे होती है बच्चों, जैसे ये हमारी कहाँ पे हुई, एट एनोड, ऐसे ही ये कहाँ पे हो जाएगी, आप समझ सकते हैं, एट कैथोड। रिडक्शन हो जाएगी एट कैथोड, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब हो क्या रहा है सुनेंगे, हो एक्चुअली ये रहा है कि जो जिंक है वो टूट रहा है और बना रहा है जिंक +2। आप देख सकते हैं जिंक टूट रहा है, बना रहा है जिंक +2, लेकिन वहीं पे ये जो कॉपर +2 है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कॉपर +2 यहाँ भागेगा और इकट्ठा हो जाएगा कॉपर की रॉड पे। इसीलिए हमने कॉपर की रॉड को बहुत पतला लिया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 मोटी होती चली जाएगी। और यहाँ पे ये जिंक की रॉड धीरे 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 पतली होती चली जाएगी। पतली इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से जिंक निकल के सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने इसको मोटा लिया। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज के बहुत सारे काम हैं। पहला काम है सर्किट को कंप्लीट करना, ताकि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। तो उन्होंने नॉर्मल वायर क्यों ले ली, कॉपर की, मेटल की, तो मेटल जो है वो उनके साथ रिएक्ट हो जाते हैं। और प्लस ग्रेफाइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है और लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर देता। बट हमें इन दोनों सेल्स को अलग अलग रखना है, ताकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे तभी तो करंट मिलेगा, तभी तो बिजली मिलेगी ना बच्चों हमें, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से काम जो है वो चलेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन आप सब जानते हैं क्या हो रही होगी, जिंक जो है वो कॉपर +2 के साथ रिएक्ट होके कॉपर प्लस जिंक +2 बना रहा होगा, है ना। इसको ओवरऑल रिएक्शन बोलते हैं। और यहीं पे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि भैया सेल में कौन एनोड है और कौन कैथोड है, इसको कहा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बताओ, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन को ऐसे दिखा देते हैं, जिंक/जिंक +2, बीच में 2 लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को, और यहाँ पे दिखाते हैं रिडक्शन जो कि हो रही है कॉपर की। तो कॉपर +2 से क्या जा रहा है, कॉपर। इसे कहा जाता है बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। बट ये तो बचपन की रिएक्शन है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है और उसके अंदर जिंक डाल दिया है, और क्या बन गया है, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर आ गया है। तो ये रिएक्शन तो हमारे बचपन की रिएक्शन है। बट फर्क क्या है, इस रिएक्शन में हमने ऐसा क्या किया है जो हमने बचपन में नहीं किया था। हम जब ये रिएक्शन कराते थे बच्चों, तो ये रिएक्शन हम लोग कहाँ करवाते थे, एक ही कंटेनर के अंदर। लेकिन इस बार या डैनियल जी ने ये रिएक्शन एक कंटेनर में नहीं कराई है, ये रिएक्शन 2 अलग अलग कंटेनर्स में कराई है। अब 2 अलग अलग कंटेनर्स में कराने का क्या फायदा होगा बताओ। 2 अलग अलग कंटेनर्स में कराने का ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गए तो फिर क्या होगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझ गए, तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक की ऑक्सीडेशन होती है, एक की रिडक्शन होती है, लेकिन उससे हमें एक पोटेंशियल मिलता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं, फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और इलेक्ट्रॉन वैसे कहां से कहां फ्लो होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ऐसा कहते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ऐसा कहते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम इधर से इधर, और आपको सबको पता है अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, तो हमारे फिजिक्स ने हमें सिखाया है कि करंट जो है वो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, एंड करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आप चाहो तो ये कहीं लिख लो, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है उस पे चार्ज नेगेटिव होता है और कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है। लेकिन ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि ऐसे याद करना सही नहीं है, क्योंकि चीजें बदल जाती हैं जब हम सेल को बदल देते हैं। तो एक्चुअली में इसे ऐसे याद करना सही तरीका नहीं माना जाएगा। बट ठीक है, अभी फिलहाल अगर हमारे पास एक ही सेल आ रहा है विच इज इलेक्ट्रो केमिकल सेल, तो एनोड पे हम लोग मान सकते हैं कि चार्ज क्या होता है नेगेटिव और कैथोड पे क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, मैं कह रहा था आपको, मैं कह रहा था कि अगर इस पे चार्ज है नेगेटिव और ये पानी में प्लस चार्ज दिए जा रहा है, तो रॉड पे चार्ज आ गया नेगेटिव और वो इस सॉल्यूशन पे चार्ज प्लस का दिए जा रहा है, तो इधर चार्ज आ गया प्लस, इधर चार्ज आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस। और हमारी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी प्लस और माइनस एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे बैठते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी होगा। क्या इस कॉपर की रॉड पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, और यहां से ये कॉपर +2 को इकट्ठा करे जा रहा है। अगर ये कॉपर +2 को इकट्ठा करेगा तो इसमें जो SO4 है -2, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर उसका अमाउंट बढ़ता चला गया तो कंटेनर पे चार्ज नेगेटिव आएगा। कॉपर +2 तो जा रहे हैं लेकिन SO4 -2 तो वही है ना, तो ओवरऑल सॉल्यूशन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऐसे ही इस पे चार्ज नेगेटिव है, यहाँ जिंक +2 बढ़े जा रहे हैं, इस पे भी एक चार्ज का डिफरेंस। और जब भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होने लग जाते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल बन जाता है, चाहे वो केमिस्ट्री में जेटा पोटेंशियल हो, चाहे वो फिजिक्स में पीएन जंक्शन के बीच में बैरियर पोटेंशियल हो। जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक सर्टेन दूरी पे आ जाते हैं बच्चों, इन्हें हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या यहाँ पे बनता है पोटेंशियल, जिसका नाम हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दी बच्चों क्या, पोटेंशियल डिफरेंस that develops between the electrode and its electrolyte। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो पोटेंशियल बन जाता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। द सेपरेशन, मुझे सेपरेशन की स्पेलिंग गलत लग रही है यहाँ पे शायद, the separation of charges at the equilibrium state result in the potential difference between the metal and the solution। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सॉल्यूशन है उसमें आयंस होंगे और मेटल की जो रॉड होगी उनमें चार्जेस के डिफरेंस की वजह से एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, एक पोटेंशियल बन जाएगा, इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर मैं यही सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहा हूं तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे, जिसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आप समझें, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इनके सॉल्यूशन, जैसे कि यहां पे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था भाई, एक डैनियल सेल पढ़ा। अब डैनियल सेल में हमने दो अलग अलग कंटेनर लिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाए। ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमारे पास आ गया सॉल्ट ब्रिज। अब यहां पे हमारे पास ये जिंक की रॉड है और यहां पे हमारे पास जिंक +2 ज्यादा है। यहां पे हमें SO4 नहीं दिखा रहा इस बार। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि आपको समझना है कि SO4 -2 के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है जी। और इस पे चार्ज है नेगेटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल बनेगा इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और ऐसा ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ वहां भी बनेगा। कैसे? यहाँ पे हमारे पास कॉपर की रॉड है जिस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे SO4 -2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि कॉपर +2 का अमाउंट कम हो रहा है, तो इसके और इसके बीच में आया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन दोनों का ही नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक को हम लोग बोलने वाले हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को भी हम थोड़ी देर में बोलने वाले हैं रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है, चाहे वो 1 वोल्ट हो, चाहे वो 2 वोल्ट हो, चाहे वो 3 वोल्ट हो, चाहे वो 4 वोल्ट हो, जितने भी वोल्ट हो, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है आप लोगों के हिसाब से
क्या ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती होगी? मतलब ये जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्या इसका हमने सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन लिया उस पर डिपेंड करेगी? क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या इन सब पर डिपेंड करेगी? क्या टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बढ़ जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे? प्रेशर, कंसंट्रेशन, इन सब पे ये डिपेंड करता होगा कि नहीं? तो आंसर है हाँ। इसीलिए आप अपने घर में अगर सेल पोटेंशियल निकालोगे, या अभी मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे जिंक का, तो शायद अलग आए, और मैं निकालूंगा तो शायद अलग आए। इसीलिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अलावा एक और चीज बनाई जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आप सबको पता है 11th क्लास से कि स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस भी नाम में आगे स्टैंडर्ड आ जाए, इसका मतलब है कि हम वहां पे कंडीशंस को स्टैंडर्ड रखने वाले हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस का क्या मतलब है बच्चों? कि टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड रहेगा, विच इज भाई 273 केल्विन, या आपका जो प्रेशर है वो 1 बार रहेगा, कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर रहेगी। आओ, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पहली बात तो इसको हम E0 से दिखाएंगे, ठीक है जी। अब ये दो प्रकार का हो गया। अभी हम बात करेंगे E0 कैथोड, E0 एनोड। कैथोड के लिए अलग, एनोड के लिए अलग। लेकिन when the concentration of all the species involved in the cell is unity, अगर concentration unity है और बाकी सारे कंडीशन स्टैंडर्ड है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं हम किससे? E0 से, वो मैंने आपको बता दिया। डन है। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे होंगे? सोचो एक बात, मान लो मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिंक का पोटेंशियल अलग होगा और कॉपर का पोटेंशियल अलग होगा। जिंक वाली साइड का पोटेंशियल अलग होगा, कॉपर वाली साइड का पोटेंशियल अलग होगा। अब आपको मान लो जिंक वाली साइड का पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आपको जिंक वाली साइड का पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से, क्या मैं जिंक वाले साइड का पोटेंशियल इंडिविजुअली, मतलब अकेले जिंक को कनेक्ट करके वो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं? तो आंसर है, कमेंट सेक्शन में दे, आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, क्योंकि यार देखो, एक सेल बनता है एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। अब अगर ऐसा है कि भैया एक टर्मिनल है पॉजिटिव और एक टर्मिनल है नेगेटिव, तो आप कॉमन सेंस लगाएं कि यार एक सिर्फ जिंक को लगा के या सिर्फ कॉपर को लगा के सेल तो कंप्लीट होगा नहीं। तो यानी कि सोचो यहां पे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। ध्यान सुनना इस बात को, मान लो मैंने यहां पे एक क्या लगा रखा है? वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर, जब मैंने यहाँ पे जिंक लगाया और यहाँ पे कॉपर लगाया, तो इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई, वो रीडिंग आई मान लेते हैं 1.5 वोल्ट। वो रीडिंग आई 1.5 वोल्ट। अब आप मुझे बताओ, ये जो 1.5 वोल्ट की रीडिंग है वो जिंक की है, वो कॉपर की है, या दोनों की मिला के है? मिला के मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों ही तो मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो 1.5 वोल्ट आया है, ये जिंक का आया है, ये कॉपर का आया है, या दोनों का मिला के आया है? पहले तो मुझे ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है भाई, तो आंसर है ये दोनों का मिला के आया है, क्योंकि भाई जिंक इलेक्ट्रॉन को वहां से पुश कर रहा है और कॉपर वहां से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है। तो ये दोनों का इफेक्ट है। ऐसे ही हर एक सेल में, यहां तो हमने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया, जिंक और कॉपर ले रहे हैं, बट आप समझे ना, और भी तो एग्जांपल है इस दुनिया में। सब में ऐसा होगा कि दो लोग लोगे आप, एक से तो सेल बनेगा नहीं, और एज अ रिजल्ट एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब अगर ऐसा होता है तो जो पोटेंशियल वहां पे हमें मिलेगा वो एक का नहीं मिलेगा, वो दोनों का मिला के मिलेगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक का पोटेंशियल चाहिए, सिर्फ एक का पोटेंशियल चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? आंसर है वो पॉसिबल ही नहीं है मिलना, क्योंकि यार एक के साथ दूसरा तो लगाना पड़ेगा और वहां पे जो इफेक्ट मिलेगा वो दोनों का कंबाइंड मिलेगा, पहली बात। तो अब करें क्या? अब क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? अब इसका क्या हल है कि मैं एक का अगर पोटेंशियल निकालना चाहूं तो भैया दूसरा वाला वहां पे ना हो? तो आंसर है दूसरा वाला तो वहां होगा ही। तो इसका सिर्फ एक ही हल बचता है कि बच्चों यहां पे हम कोई भी एक सब्सटेंस को चुन लें जिसके पोटेंशियल को, जिसकी खींचने की ताकत को या धक्का मारने की ताकत को 0 मान लें। होगा नहीं 0, लेकिन उसको रेफरेंस मान लें, इसको 0 मान लें। जैसे बेटा फिजिक्स में
हम जहाँ से भी शुरू करते हैं वहाँ से हम पोजीशन को 0 मान लेते हैं और फिर उसके आगे का डिस्टेंस नाप लेते हैं, वहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, उसके आगे का डिस्टेंस नाप। पोटेंशियल एनर्जी हाथ से शुरू हुई, यहाँ से आगे गए, तो यहाँ हाथ वाले पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 मान लिया, ऑल्दो वो ज़मीन से और भी ऊपर हो सकता है। लेकिन अब अगर हमें किसी एक का पोटेंशियल बच्चों निकालना है तो आप इतना समझें कि हमें एक को तो बलिदान देना होगा, किसी भी एक को। अब वो एक कौन होगा? तो आंसर है बच्चों वो एक है हाइड्रोजन, वो एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब शी मतलब बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम वायर, इसमें एक प्लैटिनम वायर होती है, इन अ ग्लास ट्यूब कैरिंग अ प्लैटिनम फॉयल एट द वन एंड। ये सब वैसे ज्यादा काम का नहीं है। इलेक्ट्रोड को एक बीकर में रखा जाता है और उसमें एसिड होता है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है और उसमें हाइड्रोजन के आयंस होते हैं। हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है 1 बार पे और कॉन्टिन्यूसली उसमें बबल कर दिया जाता है। टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूं 298 होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाइड्रोजन की होती हैं। इससे जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको पहली बात तो हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एनोड और कैथोड दोनों ही हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या है? तो ये फायदा बच्चों नोट का आपको ये ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी, the standard hydrogen electrode यानी कि she is taken as reference electrode, इसको reference electrode बोला गया है, and it is assigned a zero potential at all the temperature। इसको बच्चों जीरो पोटेंशियल पे मान लिया गया है। यानी बलिदान किसने दिया है बच्चों? बलिदान दिया है she ने, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने। अब मैं यहाँ पे ठीक है अब लेकिन बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी एक का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है तो आप ये समझें कि हमें दूसरे के साथ ही निकालना होगा, अकेले नहीं। अब इसको समझना कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया और उसमें नीचे जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया और वोल्टेज नापी और मान लेते हैं वोल्टेज आई 0.74 वोल्ट। वोल्टेज आ गई 0.74 वोल्ट। अब ये 0.74 वोल्ट किसकी वोल्टेज है पहले तो मुझे ये बताओ। आंसर है वैसे तो ये दोनों के मिला के, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की पोटेंशियल को 0 मान चुका हूं, अगर मैं हाइड्रोजन के पोटेंशियल को एज्यूम कर चुका हूं कि वो 0 है, अगर ये मान लिया गया है कि वो 0 है, तो यार फिर वो जिंक की तो हो गई। वोल्टेज दिखा रही है मान लो 5 वोल्ट, मान लो 4 वोल्ट, मान लो 1 वोल्ट, मान लो 2 वोल्ट, मान लो 0.5 वोल्ट। वैसे तो वो हाइड्रोजन और जिंक की मिला के, लेकिन जब मैं हाइड्रोजन की पोटेंशियल को 0 ही मान चुका हूं तो फिर कॉमन सेंस की बात है कि बाकी सब की पोटेंशियल उस पोटेंशियल के बराबर होगी जो वो डिवाइस दिखा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की पोटेंशियल को रेफरेंस के तौर पे 0 मान लिया गया है। और इस तरीके से हम सब का पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। अब हमारे पास यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो कि मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल होते हैं इलेक्ट्रोड के वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा उस दौरान या ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और रिडक्शन जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या फिर रिड्यूस हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर किसी का, मान लो स्टैंडर्ड पे बात कर रहा हूं, मान लो जिंक का, जिंक +2 से जिंक जा रहा है, तो पहली बात तो ये क्या हो रही है इसकी रिडक्शन। मान लो जिंक का रिडक्शन, मान लो कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट, ठीक है जी। अब अगर मुझे जिंक का ही क्या लिखना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी अगर मुझे लिखना है कि जब जिंक +2 से जिंक जा रहा है मतलब जब उसकी रिडक्शन हो रही है, तो अगर वो, अच्छा ये कैसे निकाला होगा हमने? हाइड्रोजन की मदद से। अगर जिंक +2 से जिंक यानी रिडक्शन करते वक्त -0.74 वोल्ट पैदा कर रहा है, तो जिंक से जिंक +2 जाते वक्त वो +0.74 वोल्ट पैदा करेगा। यानी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग
जो पोटेंशियल्स होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। रिवर्स से कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से बस माइनस साइन के ऑपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक टेबल है, अगर आपको ये टेबल यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही है, मेरे को जो एनसीईआरटी से मिली फिलहाल मैंने ले ली, आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, आप सब एनसीईआरटी में ये टेबल देख सकते हैं, पेज नंबर शायद 69 के आसपास कुछ है। लेकिन ये जो टेबल है, सबसे पहली बात जैसा कि अभी हमने बात की कि हम एक पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, रिडक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे तो हमने ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से बात करी है, लेकिन मान लो ना किसी का पोटेंशियल मेरे पास आ गया, मान लो कोई M नाम का कोई सब्सटेंस है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया मेरे पास -0.33 वोल्ट, तो मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ, उसी का E0 अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो मैंने बताया कि हम क्या लिख देंगे, +0.33 वोल्ट लिख देंगे, है ना भाई। यानी कि बस फर्क किसका आ जाएगा, प्लस और माइनस का। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये है कि अगर हमने एक टेबल बनानी है और उस टेबल में हमें सबके पोटेंशियल को अरेंज करना है, तो हम अगर उन्हें आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो जो पोटेंशियल है वो उनका कैसा होना चाहिए, मतलब उनका जो पोटेंशियल है उनको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लगाएं या रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लगाएं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लगाना किसी एक में है, क्योंकि ताकि कंपैरिजन किया जा सके। अब मैं किसी का ऑक्सीडेशन में लगा दूं, किसी का रिडक्शन में, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारी पढ़ाई ने, हमारी केमिस्ट्री ने कोई एक को चुना और वो है रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जिनकी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं सब की रिडक्शन पोटेंशियल लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। सब में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हुए दिखाए जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो मतलब कि उनकी रिडक्शन हो रही है, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में लिखी जा रही है बच्चों, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये सारी की सारी वैल्यूज लिखी जा रही हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जिसकी पोटेंशियल 0 है या 0 मान ली है। अब देखो इसके नीचे सब की पोटेंशियल नेगेटिव में है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब इन सब को हमने कनेक्ट किया था हाइड्रोजन के साथ, जब हमने इन सब को कनेक्ट किया था हाइड्रोजन के साथ, तो इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आया था। अब इतनी अकल आप लगा सकते हैं, अगर इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आया था तो बेसिकली ये सब ऑक्सीडाइज हुए थे किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। यानी जब हमने इन सबको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया होगा तो ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइज हुए थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए थे, बट हमने यहाँ पे सबकी एक ही प्रकार से वैल्यू लिखी हुई है और वो है रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस में आ गई। और ऐसे ये सब लोग, क्या दुनिया में इतने ही लोग हैं बस? ऑब्वियस बात है, नहीं यार, अभी दिखा इतने रखे हैं। लेकिन इन सब को जब हमने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया था तो इन सब की रिडक्शन हुई होगी, इन सब रिडक्शन हुई है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये टेबल हमारे किस काम की है? पहली बात तो क्या ये टेबल हमें याद करनी है? अच्छा, वाह बेटा वाह, क्या सवाल है। कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर क्या हमें पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है? मैं हमेशा से बोलता हूँ बेवकूफ़ी है। 1 से 30 तक याद करना आपका फ़र्ज़ है। पहले 1 से 18 तक था आपका फ़र्ज़, फिर 10th में आते आते 1 to 20 हुआ, फिर अब आपका फ़र्ज़ है 1 to 30 एलिमेंट्स तक याद करना। ऑल दो CBSE में 30 वाले यानी 20 to 30 वालों का भी एटॉमिक नंबर अब तो गिवन आने लग गया है, बट ऑन अ सेफर साइड हम लोग बोलते हैं 30 तक याद करो। उसके ऊपर पीरियोडिक टेबल याद करने का क्या मकसद है? कोई फायदा नहीं है। आप अगर पीरियोडिक टेबल पूरी याद कर रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी शौक है आपका, ऐसे जैसे कि लोग कुछ भी याद कर लेते हैं, आपको वो याद करना अलग बात है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कई बच्चे में से बेकार के सवाल पूछते हैं कि क्या हमें ये टेबल याद करनी है? क्यों याद करनी है? और चल याद कर भी लेगा तो कितने एलिमेंट्स के लिए याद कर लेगा, कितने? और यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स नहीं है, कुछ तो कंपाउंड्स, कुछ तो पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं। तो इट इज इम्प्रैक्टिकल। हम बात कर रहे हैं बेकार की कि आपको इसे याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। इनकी वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन आएंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम समझेंगे। एक बच्चा तो मुझे कहता 2 साल पहले कि सर लॉग टेबल याद करनी है क्या? आप बताओ क्या ऐसे घटिया सवाल है ना? ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है जी, हमें क्यों याद करनी होगी? चलो, लेकिन फिलहाल ये टेबल हमारे किस काम आएगी?
मान लो ये टेबल हमारे पास है, अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते ना, एग्जाम में थोड़ी ना आपको टेबल गिवन आएगी, आपको पता है एग्जाम में तो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू दे देंगे, पर अभी के लिए मान लेते हैं ना फॉर रेफरेंस, मान लो ये टेबल हमारे किस काम की आएगी, मैंने आपको टेबल दे दी तो आपके जीवन में काम का आएगी। इस टेबल से हमें देख के पता लगेगा बच्चों कि अगर मैं किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ कनेक्ट करूंगा तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। अब आप देखो इसमें इनमें से जिनकी वैल्यू नीचे की तरफ हम आएंगे तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो रही है, इसका मतलब है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे। जो नीचे होगा वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, और वो कौन से एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। वहां पे लिखा भी हुआ है कि ऊपर से नीचे आओगे तो बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा या वो अपनी ऑक्सीडेशन बेहतर तरीके से करेगा, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो अपनी ऑक्सीडेशन बेहतर करता है। और ऐसे ही अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो वो अपनी रिडक्शन आसानी से करेंगे। फ्लोरीन है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कितने का पोटेंशियल पैदा कर रहा है, प्लस 2.87 का, विच बेसिकली मीन्स कि यार ये तो बहुत बेहतर तरीके से अपनी क्या करेगा, रिडक्शन। और जो अपनी रिडक्शन बहुत बेहतर तरीके से करता है वो कौन से एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो बेहतर रिड्यूसिंग, बेहतर रिडक्शन करेगा, है ना। ये कहां पे लिखे हम लोग, कहीं पे लिख लेते हैं यार कि नहीं, एक सेकेंड रुको। मेरे हिसाब से यहां पे हम कहीं लिख लेते हैं, एकदम एंड वाली स्लाइड पे लिख ले क्या इसको, मेरे हिसाब से यहां पे लिख लेते हैं कि नहीं, पर ये पेज आएगा कैसे यहाँ, चलो कोई नहीं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा करते हैं इस वाले हिस्से पे यहाँ पे, क्योंकि हमें इतना हिस्से में काम हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो पहली चीज जो है वो ये है कि ऊपर से नीचे आने पे वो बेहतर तरीके से अपनी ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। सब्सटेंस will oxidize itself better ऊपर से नीचे आने पे, और अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन बेटर करेगा तो सब्सटेंस will be a better कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर से नीचे आने पे अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन बेहतर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा अच्छा एजेंट होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कहलाया जाएगा। ठीक है जी, तो ये टेबल आपको पता है कि अब मैं आपको, अगर आपको टेबल दिख रही है तो इस टेबल में एक है निकल जो कि यहाँ बैठा हुआ है, और एक है बच्चों मान लो ऑक्सीजन जो कि यहाँ बैठा हुआ है। अब अगर मैं निकल और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दूं तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे, जल्दी जल्दी बताओ, अगर मैं निकल को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता हूं एक सॉल्ट ब्रिज में तो जल्दी जल्दी बताइए कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं चेक करूंगा कमेंट, मैं चेक करता भी हूं कमेंट कौन बच्चा, और कुछ बच्चे हैं जो लगातार हर वीडियो पे आंसर दे रहे हैं, जैसे एक बच्चा है अनुभव नाम का, मुझे नाम याद, कुछ नाम मैं देखता हूँ वीडियो में, वो बेचारे बड़े अच्छे आंसर और बड़े ईमानदारी से उसी टाइम रेंज में आंसर दे रहे हैं जब मैं ये क्वेश्चन स्ट्रीमिंग में पूछ रहा हूँ। एक अनुभव है, एक और नाम था गेमर करके कोई, है ना, हाँ वो बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं नोटिस करता हूँ। ऐसे और भी बच्चे हैं, मैं उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं नोटिस करता हूँ कि वो उसी टाइम रेंज में आंसर देते हैं। चलिए ठीक है, तो मैंने पूछा कि निकल और ऑक्सीजन अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन लेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एज। तो अल्टीमेटली जो नीचे है, मैंने अभी आपको लिखवाया कि जो नीचे आएगा वो अपनी ऑक्सीडेशन बेहतर करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे निकल जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि निकल की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या बनेगा, आंसर है वो बनेगा एनोड। यानी अगर निकल और ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट होते हैं तो निकल को बनना होगा एनोड,
और इसको बनना होगा कैथोड। ठीक है जी, निकल को बनना होगा एनोड और इसको बनना होगा बच्चों क्या, कैथोड। तो इस तरीके से काम जो है बच्चों वो चलेगा। डन है, डन है, डन है। ठीक है जी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग अगर बात करें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अभी हम जो पीछे बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी सिर्फ एनोड की या सिर्फ कैथोड की, सिर्फ ऑक्सीडेशन की या फिर सिर्फ रिडक्शन की। लेकिन यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग ई नॉट सेल बोलते हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ एनोड या सिर्फ कैथोड की, लेकिन यहाँ पे बात आ गई है बच्चों अब पूरे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पूरे सेल का अगर हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि जो और ध्यान रहे ये पोटेंशियल कौन से पोटेंशियल्स होंगे, रिडक्शन। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। कोई अलग एक आध नंबर में ऐसे पूछ ले कि इसकी पोटेंशियल, लेकिन मैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं। हमें जो भी वैल्यूज लेनी है वो रिडक्शन फॉर्म में ही लेनी है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन फॉर्म में पोटेंशियल दे रखी है तो आपको उसे बस उल्टा कर देना है ताकि वो रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है। अभी बात की कैथोड कौन, जिसका पोटेंशियल हमेशा ऊपर यानी ज्यादा होगा और एनोड का कम। तो ऐसा कह दें कि हमेशा जो ई नॉट सेल है वो पॉजिटिव होगा। हमेशा ई नॉट सेल जो है बच्चों वो पॉजिटिव आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि कैथोड का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा वाला ही होगा एज कंपेयर टू एनोड। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आओ एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हमने एक सेल बनाया मैग्नीशियम से और हमने एक सेल बनाया, मतलब मैग्नीशियम के साथ हमने जोड़ दिया मान लो सोडियम। ठीक है जी, दोनों का कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन। एग्जाम में गिवन आएगा, अभी फिलहाल टेबल से ले लेते हैं। सोडियम का पोटेंशियल आप चेक कर सकते हैं -2.71 है। अगर यहां से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल तो रही हूं, -2.7 वोल्ट है। वहीं पे मैग्नीशियम का जो पोटेंशियल है वो आपको दे रखा है -2.37। -2.37। अब जल्दी जल्दी से बता दो इनमें से कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। जल्दी जल्दी बता दो भाई, इनमें से कौन एनोड और कौन कैथोड। तो मैंने आपको अभी बताया जो नीचे होगा वो क्या बनेगा, एनोड, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होगी। नीचे मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नेगेटिव या कैसे भी कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी वो ऊपर है, वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, क्योंकि वो अपनी क्या करेगा, रिडक्शन। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, माइनस में कम मतलब ज्यादा है। तो ऐसा कह दें कि जो मैग्नीशियम है ये बनने वाला है कैथोड, और सोडियम जो बनने वाला है एनोड, ये अपनी क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और ऐसा करने पे अगर होगा तो हमारे पास ई नॉट सेल का फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड का पोटेंशियल कितना है, -2.37, -2.37 माइनस हमारे पास इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों, 2.71। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो -2.37 प्लस 2 क्या आ गया बच्चों, 71। इसको सॉल्व किया, ऑब्वियसली बात है प्लस में हमारे पास आंसर आएगा, वो तो आना ही है, मैं बात कर चुका हूं आपसे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तो ई नॉट ऐसा हुआ। मतलब अब हम मान लो इसी का सेकेंड पेयर लेते हैं कि आपको ई नॉट क्लोरीन से Cl माइनस जाना है और ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर जाना है। ठीक है जी, सबसे पहली बात पोटेंशियल एग्जाम में गिवन आएगा, लेकिन आओ ढूंढे सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन का पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। और कॉपर +2 से कॉपर का पोटेंशियल है हमारे पास 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। जल्दी से बताओ कौन एनोड कौन कैथोड, जल्दी जल्दी बता दो भाई, कौन एनोड और कौन कैथोड। जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो हमेशा कैथोड। तो ये आ गया कैथोड और ये आ गया एनोड। अब अगर मुझे ई नॉट सेल निकालना है तो फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा, एक्चुअली ई नॉट सेल के 3 फॉर्मूले होते हैं।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखेंगे तो अलग आएगा, रिडक्शन से देखेंगे तो अलग आएगा, एक की ऑक्सीडेशन एक के रिडक्शन देखेंगे तो अलग आएगा। बट अभी पहली बात तो ये वन शॉट है, दूसरी बात अभी हम पेपर के लिए बस रिवीजन कर रहे हैं, तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं कि ई नॉट का हमारे पास एक फॉर्मूला है और वह ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट शर्त क्या है, जब हमें कौन सी पोटेंशियल गिवन हो, रिडक्शन। ध्यान रखना ये फॉर्मूला गिवन है फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूले वैलिड है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो बताओ कैथोड कौन था, तो 1.36 यानी कि कैथोड हमारे लिए क्लोरीन है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और एनोड हमारे लिए 0.34 है ना बच्चों। तो ये आ गया 1.02 वोल्ट जो कि प्लस में आया और आना ही है, क्योंकि ई नॉट हमेशा किस में रहेगा, ई नॉट सेल हमेशा किस में रहेगा बच्चों, प्लस में रहेगा। डन है। तो ये बात हुई कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग कैसे सेल का निकालते हैं। अच्छा, अब यहां पे ये जो टेबल है ये स्टैंडर्ड टर्म्स में है। स्टैंडर्ड का मतलब है यहां पे कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड है। बट अगर वो स्टैंडर्ड नहीं हुई तो क्या करना है, देखो कंसंट्रेशन जरूरी तो नहीं है ना 1 मोलर हो, टेम्परेचर जरूरी नहीं है ना 298 हो। अगर ये सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए फिर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो कुछ और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब था कि आपने सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशंस में किया, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पोटेंशियल जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, उस केस में हम लोग कैसे एक सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। अभी तक बात हो रही थी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अब बात करें सेल पोटेंशियल की। तो सेल पोटेंशियल जो होता है, अभी तक बात अगर हम ई नॉट की कर रहे हैं तो कंडीशन स्टैंडर्ड है लेकिन अगर हम लोग बात करें कि किसी भी कंडीशन में अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना हो तो वहां पे हमारी हेल्प करती है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट एक अंकल जी का नाम है या था जिन्होंने ये इक्वेशन हमें दी। अब इस इक्वेशन को समझने से पहले यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास लेट से एक रिएक्शन है जहाँ पे कोई एक्स, मान लो एक सेकेंड सॉरी ये मैं मैं कह रहा हूं बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पे ए के साथ रिएक्ट हुआ, मतलब कि ए इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं और बी और इसके ऊपर कोई चार्ज है कुछ भी, ये रिएक्ट होके बना रहे हैं, मान लो ए के ऊपर चार्ज आ गया और बी से चार्ज हट गया। ऐसा ही तो होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा ले लेता है। तो नर्स्ट इक्वेशन कहती है कि अगर हमें ई सेल निकालना है तो फॉर्मूला है ई नॉट सेल में से माइनस करना है 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट में जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन अपॉन में जो रिएक्टेंट में आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन। अब यहां पे ई नॉट, ई सेल मतलब कि भैया सेल पोटेंशियल निकालो किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे, उसमें से ई नॉट सेल में से माइनस करना ये पूरा। अब ई नॉट सेल क्या है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये तामझाम क्या है भाई, तो 2.303 तो कांस्टेंट है, लॉग बेस ई को हटाया होगा, ये आया होगा। आर भी क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और गए, ये इनका रेशियो, मतलब ये इनकी वैल्यू। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल में आपको रिएक्शन करा दूंगा कि भाई जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कॉपर ने 2 लिए, तो 2 मोल आए और 2 मोल गए, तो एन की वैल्यू 2 है। और यहाँ पे जो एफ होता है इसको बोलते हैं फराडे, और फराडे का मतलब क्या होता है, 1 फराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 मोल पे कितना आएगा,
उसको 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। बेटा एक F का मतलब होता है एक मोल पे चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। अब अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 96500 से तो मुझे कितना मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा, सॉरी 96500 तो मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये हटा दूंगा मैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 होता है और मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने मोल पे, क्योंकि एक मोल पे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने पे चार्ज निकालना है, तो फॉर दैट मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 96500 अप्रोक्सीमेटली। तो ये F की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू अगर मैं बोलूं एट टेम्परेचर 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ध्यान से सुनना, ये जो इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 की वैल्यू, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 और एफ की वैल्यू 96500 अगर मैं डाल दूं तो ओवरऑल आ जाएगा 0.059 अपॉन n बच जाएगा, और यहाँ पे वही लॉग प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट के आयंस आ जाएंगे। इसका मतलब है बच्चों, अगर टेम्परेचर कुछ नहीं गिवन है तो फिर आपको पहली बात तो 298 मान लें, लेकिन टेम्परेचर गिवन है 300, 400, 700, 800, तो वहां पे आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे। अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है या 298 गिवन है, जब नहीं गिवन होता है तो भी हम लोग 298 मानते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कुछ में नहीं गिवन है तो 298 मानना है, और जहां पे गिवन है 298 वहां तो फिर है ही। और अगर टेम्परेचर 298 है तो फिर हम इतना बड़ा फॉर्मूला ना लगाते हुए हम सीधा छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे। छोटा मतलब कैलकुलेशन वाइज काफी काम बच जाएगा, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। 0.059 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट आ जाएंगे। इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन हम लोग कब करने वाले हैं? 99 धमाकेदार क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर होंगे बच्चों, तो वहां पे समय आएगा, वक्त आएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि समय हमारे पास, टाइम हमारे पास बच्चों बहुत कम है। तो ई सेल आ गया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट अपॉन में आ गया बच्चों रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के आयंस, रिएक्टेंट के आयंस। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक रिएक्शन यहाँ पे ले आओ, लेट अस टेक एक रिएक्शन की जिंक जो है वो कॉपर, जो कि हमारे डेनियल सेल में हुई थी, इसने बनाया जिंक +2 प्लस में कॉपर। अभी फिलहाल तो यहाँ पे कोई इसकी आगे नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस केस में ई सेल निकालता हूं तो आ गया ई नॉट सेल, मान लो टेम्परेचर 298 है तो 0.059 अपॉन में n लॉग। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर कंसंट्रेशन किसकी आएगी? प्रोडक्ट में जो आयंस हैं, प्रोडक्ट में आयंस किसके हैं? जिंक के, तो ऊपर आ जाएगा जिंक +2 और नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट के आयंस जो कि किसके हैं बच्चों? कॉपर के, तो आ जाएगा कॉपर +2। एक और रिएक्शन में यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूं जिसमें नंबर भी आ रहे हो आगे। लेट्स से Na प्लस Cu+2 गिव्स Na प्लस में Cu। अब ये रिएक्शन चार्ज वाइज बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हमने 2 लगा दी है ना भाई। अब इसके पहली बात तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर वाली इक्वेशन में देख के बताओ। n का मतलब होता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन आए और कितने मोल इलेक्ट्रॉन गए, तो n की वैल्यू क्या हुई? तो आंसर n की वैल्यू हो गई 2, है ना। मैं अगर यहाँ पे n की वैल्यू भी लिखता हूं तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए मोल और 2 गए। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ई सेल क्या होगा, तो आंसर है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? कॉपर ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए हैं और सोडियम ने 1 मोल दिया है, तो टोटल इन्होंने 2 दिए हैं। तो लॉग ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट में आयंस। अब इस बार मैं वो कह रहा हूं जो प्रोडक्ट में हमारे पास आयंस हैं वो कौन से आयंस हैं? तो आंसर है सोडियम के। और इस बार सोडियम की आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 भी आएगा। अगेन न्यूमेरिकल में तो न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन यहाँ पे 2 आएगा। और नीचे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों कॉपर +2 और उसकी पावर कुछ नहीं आएगी। क्यों आएगी भाई कॉपर +2 की पावर? क्योंकि कॉपर पे तो पहले से चार्ज +2 है और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। डन है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल
हमने यहाँ पे नोट किया और नर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई। अब नर्स्ट इक्वेशन से ही और भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले बनते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं और फॉर्मूले भी नर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास बनते हैं, वो है गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं थोड़ी सी गिब्स फ्री एनर्जी, तो आपको याद करना होगा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है बच्चों कितनी, ये 11th में वैसे तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, कितनी यूजफुल एनर्जी हो जिसको मैं वर्क में कन्वर्ट कर सकूं। अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को किससे शो करते हैं, डेल्टा जी से। अब डेल्टा जी नॉट यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास -NF E नॉट सेल आता है। कॉमन सेंस का फॉर्मूला है, याद करेंगे। फिजिक्स कहती है कि जो वर्क होता है वो चार्ज इनटू में पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल हो गया E नॉट सेल, चार्ज हो गया NF, N मतलब कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए गए, और F मतलब 1 मोल पे चार्ज। माइनस क्यों, हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी पे चार्ज माइनस रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ऑल्सो फॉर इक्विलिब्रियम, अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो कोई सोच के पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो प्रोडक्ट में जो आयंस होते हैं, जो एक्वा सॉल्यूशंस में होते हैं, जो गैस में होते हैं, उनके कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इतना हिस्सा हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस हिसाब से अगर इतना हिस्सा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम में यह बात भी ध्यान रखनी है कि ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। ई सेल जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उतने चले भी जाएंगे, तो कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। अब अगर ई सेल जीरो हो गया, अगर ई सेल जीरो हो गया तो ये जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, और यहां आ जाएगा log Kc। अब यहां log Kc क्यों आया, क्योंकि ये पूरा बन जाएगा Kc। ई नॉट सेल को अगर मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, माइनस नहीं आएगा, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन में n log Kc। लेकिन आप समझते हैं ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब टेम्परेचर कितना है, 298 है ना, 298 है। जैसे टेम्परेचर 298 से अलग हुआ फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 0.059 अपॉन n की जगह 2.303 RT/NF आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डन है बच्चों, ओके बच्चों। चलिए अब सवाल उठता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला तो गिब्स फ्री एनर्जी का क्या आ गया, NF E नॉट सेल, और एक हमारे पास E नॉट सेल आ गया Kc की फॉर्म में, है ना। अब याद करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला था 2.303 RT log Kc या nRT log Kc, ये 11th का फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 11th का है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला था 2.303 RT/NF log Kc, तो उसके ऊपर भी फॉर्मूले आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। डन है, चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर का हमारा आप कह सकते हैं मेन हिस्सा यानी कि ई सेल वाला हिस्सा खत्म होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बच्चों समय आने पे। ऑब्वियसली बात है, आपका सबसे पहला एग्जाम केमिस्ट्री का है, तो हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि पहले 3 तारीख तक हम आपका सिलेबस खत्म करा दें, और फिर शायद उससे पहले, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग अपना सारा केमिस्ट्री का रिवीजन इस चैनल पे शुरू कर देंगे, जहाँ पे आप आएंगे, इस चैप्टर के हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ हम लोग बच्चों मिलके यहाँ पे करने वाले हैं। डन है, आओ जी आओ आगे बात करते हैं। अब आती है बात कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ये क्या टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ऑब्वियसली बात है कनेक्टेड तो सेल के साथ ही है। अब कुछ यहाँ पे रिपीटेडली कुछ फॉर्मूले आएंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत यहाँ पे केमिस्ट्री में उनके वेरिएशन के साथ बात आएगी। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A होता है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। चलिए दूसरी बात, वन जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, R तो है रेजिस्टेंस, ऐसे ही एक होता है कंडक्टेंस।
एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसकी ओम इनवर्स या फिर मो या फिर साइमंस होती है ना? शायद पता ही होगा, क्योंकि ये फिजिक्स में भी हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्म 1 में आ चुका है। अच्छा, ऐसे ही बच्चों आपको पता होगा रो होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो इसका उल्टा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब आप बताइए, कंडक्टिविटी अगर 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या आएगा? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती थी ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आ जाएगी ओम इनवर्स की जगह हम लोग मो मीटर इनवर्स, या फिर इसकी जगह साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम यहाँ पे सेल की बात कर रहेंगे, तो सेल मीटर में अक्सर नहीं होता है, तो उसको हम सेंटीमीटर में काइंड ऑफ कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद ये तो हुआ हमारा कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, कंडक्टिविटी जो होता है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता होगा कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, मटेरियल पे तो करता ही है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या कंडक्टिविटी इस पे भी डिपेंड करती है कि क्या हमारे पास मटेरियल है और उस क्या कंसंट्रेशन है? मटेरियल पे तो कर ही गई, क्या ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है? आंसर है हाँ। और उसी से एक टॉपिक आता है हमारे पास, विच इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है, जिसको हम लोग बच्चों डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है किसी की भी क्या कंडक्टिविटी है पर यूनिट उसकी कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी की भी क्या कंडक्टिविटी है पर यूनिट उसकी कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब द थिंग इज कि कंसंट्रेशन अक्सर रहती है मोलैरिटी में, और मोलैरिटी में वॉल्यूम होती है लीटर में, लेकिन कंडक्टिविटी में आपने यहां डाला है मीटर में, इसलिए हम यहां पे 1000 भी लगाते हैं ताकि यूनिट मैच हो जाए। और एज अ रिजल्ट बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला हमें मिलता है, जो कि किसका फॉर्मूला है? मोलर कंडक्टिविटी का, विच इज K इंटू में 1000 बाय C। आपको यहां पता होना चाहिए कि ये जो C है ये क्या है? कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन 99.9% केसेस में इस चैप्टर में मोलैरिटी की फॉर्म में ही आपकी रहेगी। अब अगर मैं इस हिसाब से इसकी SI यूनिट की बात करूं, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, तो K की यूनिट क्या होती है? अभी बात की थी हमने, साइमन मीटर इनवर्स। बोलो बच्चों, साइमन मीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर। लीटर को हम कन्वर्ट कर चुके हैं मीटर क्यूब में, तो क्या आ गया ये? मोल पर मीटर क्यूब। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट आ जाएगी, है ना? ऑल्दो इसकी कॉमन यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि हम लोग सेल को अक्सर सेंटीमीटर में नापते हैं। तो ये हुआ हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कितनी कंडक्टिविटी है उसकी पर यूनिट उसकी कंसंट्रेशन। पर यूनिट कंसंट्रेशन को हम लोग बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। डन है बच्चों? अब यहीं पे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बाद हमारे पास एक सवाल आता है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है? ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है इसके ऊपर बात करेंगे अभी फिलहाल। लेकिन उससे पहले यहां पे एक बात करते हैं सेल कांस्टेंट के बारे में। अब सेल कांस्टेंट यहां पे क्या है? पहली बात तो बच्चों, अगर हमारे पास एक सेल है, कोई भी सेल है, उसकी एक लेंथ होगी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो सेल कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं किसी भी सेल की लेंथ अपॉन में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक सेल की लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके रेशो को बोलते हैं बच्चों हम लोग सेल कांस्टेंट। अब आप बताओ, एक सेल के अंदर मैं मटेरियल कुछ भी चेंज कर लूं, एक सेल है उसके अंदर मैं HCl भर दूं, NaOH भर दूं, कुछ भी भर दूं, वो चेंज करता रहूं, लेकिन उसका सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना, उसका L/A तो सेम रहेगा ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेल कांस्टेंट। अब यहां पे हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं। क्या हमने पढ़ा है? R = ρ L/A होता है। अगर मैं रो को इधर ले जाऊं और R को इधर ले आऊं
तो 1/ρ इज इक्वल टू 1/r L/A आ जाएगा। अब 1/ρ यानी 1 रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी और 1 रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस, और L/A को हमने क्या बोला है, सेल कांस्टेंट, जो कि एक सेल के लिए कांस्टेंट रहेगा। और इसके ऊपर बहुत ही सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, वो जब हम लोग करने वाले हैं अपना धमाकेदार सवाल, वहां पे आपको ये मिलेंगे। डन है जी। बट फिलहाल ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब डैबेज हक्कल ऑन सागर लॉ एक लॉ था जो कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन वो लॉ ये कहता था कि ये तो हमने सीखा कि कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है कि एक मोल पे आप कितनी कंडक्शन कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, वैसे तो इसको डैबेज हक्कल ऑन सागर लॉ से समझते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कंसंट्रेशन या उसका रूट जो कि डैबेज हक्कल ऑन सागर लॉ के हिसाब से था, तो दो प्रकार के ग्राफ प्लॉट हुए। एक ग्राफ प्लॉट हुआ ऐसा और एक ग्राफ प्लॉट हुआ ऐसा। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे, हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में जल्दी टूट रहे थे और उनके लिए जल्दी मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही थी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, वहीं मतलब कि यूनिफॉर्मली कम हो रही थी। वहीं पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनमें वो नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रही थी। ऑल्दो ये डैबेज हक्कल ऑन सागर लॉ से भी समझा जा सकता है, बट ठीक है ऐसे भी। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के, ये वाले बोर्ड और इस वाले बोर्ड के ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं बच्चों। डन है। चलिए अब यहां पे हमारे पास एक और सवाल आता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? देखो, अगर मैं किसी में भी कंसंट्रेशन डिवाइड में लेता हूं, कंसंट्रेशन को अगर मैं चेंज करता हूं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं उसकी डाइल्यूशन करता हूं, उसमें पानी डालता हूं, तो कंसंट्रेशन कम होगी। समझो इसको, ऐसे समझो, ये फॉर्मूला देखो आप, कंसंट्रेशन बढ़ने पे मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि एक मोल पे कितना है ये हमें निकालना होता है। अब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, डाइल्यूशन इज ऑपोजिट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं मतलब उसके अंदर और ज्यादा पानी डालता रहता हूं, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर मैं डाइल्यूशन इनफाइनाइट लेवल पे ले जाऊं, इनफाइनाइट मतलब कि पानी उसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट में डाल दूं, तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसे कहा जाएगा। आसान भाषा में कह सकते हैं कि डेल नॉट एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमने डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दिया, यानी कंसंट्रेशन को मिनिमम कर दिया। अच्छा, ऑल्सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, डेल नॉट एम क्या है, कितना वो मैक्सिमम टूट सकता है। डाइल्यूशन करा, सारे के सारे आयंस टूट गए। और डेल एम क्या है, एक्चुअली वो कितना प्रेजेंट है। और 11th क्लास याद करेंगे, कितना है और कितना मैक्सिमम हो सकता है, इसके रेशो को हम अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं। और इसके ऊपर भी दबा के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। अगेन 99 धमाकेदार क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप समझो अल्फा वाले केस के ऊपर ही आएंगे, मतलब 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो आप देखो 10 क्वेश्चन तो ये ले जाएगा, 10 क्वेश्चन तो ये वाला हिस्सा ही ले जाएगा। आप समझो 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो मान के चलो, 5-6 क्वेश्चन नष्ट, तो कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन तो एक ये वाला चैप्टर ले गया अच्छी तरीके से। जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ही हैं, घुमा फिरा के 2-4 क्वेश्चन तो और हैं ही, लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई साहब, आने ही आने हैं, इन्हें रोक नहीं सकता कोई। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा जो है वो कैसे आएगा, डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम। आप सब जानते हैं, ये तो आप 11 से ही जानते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो लाए करती है 0 to 1 के बीच में, है ना, वो तो होगा ही, क्योंकि डेल नॉट एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल एम। चलिए, लेकिन डेल नॉट एम को कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास आ रहा है कॉरल्स लॉ। अब कॉरल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, कॉरल्स लॉ, कॉल-रॉश लॉ, कई लोग इसकी मतलब एग्जैक्टली तो प्रोनाउंसिएशन मुझे पता भी नहीं है, जो भी है। कॉरल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर लेट्स से आपके पास एक कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, और उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है
A2B। ठीक है, अब जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2A प्लस में B - 2। तो कॉरल्स लॉ कहता है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन A2B की निकालनी है, पहली बात तो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए है। तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आयंस होते हैं इनकी जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होती है उनको आपस में ऐड कर देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जिसको हम लैम्डा से दिखाने वाले हैं, आयंस की। पूरे कंपाउंड के डेल से दिखाते हैं, आयन के लैम्डा से। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो भी A वाले की होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 2 है, और मोलर कंडक्टिविटी जो B की होगी उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब 1 से करेंगे क्योंकि वो अकेलेता है, इकलौता ही तो है वो। अब मान लो इसी में मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले लूं कि भाई एक सब्सटेंस है जो टूट रहा है, जो है मान लो AB3, वो टूट के बनाता है A+3 और मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है किसकी, AB3 की। तो कैसे निकालूंगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A की ऐड कर दूंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस की, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज आई हैव 3 आयंस ऑफ B-3। इससे याद रहे सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकलेगी, नॉट नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी। और अगेन इसके ऊपर और इन फॉर्मूलों के ऊपर मिला जुला के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, सारे फॉर्मूले लग जाते हैं उसके अंदर, जो कि हम देखेंगे। तो ये हुआ बच्चों हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट। इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके लिए वेट करेंगे। अगले लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को करेंगे। मुझे लग रहा है लेक्चर बड़ा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐसे फॉर्मूले निपटा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और बच्चों ध्यान रहे, ऑर्गेनिक को हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम उसके चैप्टर नहीं कर सकते, आपको पता है 8-8 9 लेक्चर तो वो ऑर्गेनिक वैसे ही ले जाता है, उतना टाइम नहीं है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे कि पहले कन्वर्जन का एक लेक्चर जहां पर सिर्फ कन्वर्जन कराई आपको, फिर एक लेक्चर लिया जहां पे आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स कराई, और एक लेक्चर लिया जहां पे सिर्फ कंप्लीट रिएक्शन और रीजनिंग क्वेश्चन कराए। ऐसे करके ऑर्गेनिक को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे अपना फॉर्मूले एक तरफ लिख लें, उनको याद कर लें। एंड बच्चों इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको हम मिलेंगे कि वहां पे इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। एनसीईआरटी और 10 ईयर जैसे ही आते हैं, धमाकेदार भी वहीं से बनेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, पेपर बहुत पास आ रहे हैं। 7 तारीख को पहला पेपर है केमिस्ट्री का। थैंक यू।